हाय ट्वेल्थीज, वेलकम बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, मच अवेटेड टॉपिक। कितने सारे बच्चे परेशान है सर, शेयर्स 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 पढ़ा दो। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द कंपनी अकाउंटिंग इशू ऑफ शेयर कैपिटल। बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा सा चैप्टर, 18 मार्क्स देने वाला चैप्टर और मच अवेटेड वीडियोस फॉर यू। आप सबको बहुत दिक्कतें आती हैं इसमें, और स्पेशली इसका एक टॉपिक है प्रोराटा, जो बहुत दिक्कत करता है। समझ में नहीं आता बच्चों को कि सर हो क्या गया है। बहुत सारों को समझ में आ भी जाता है, लेकिन इट इज वेरी इजी टॉपिक। हम अभी बहुत अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। तो कंपनी अकाउंटिंग, इसमें कुछ थ्योरी कंटेंट भी है, कुछ प्रैक्टिकली कंटेंट है। थ्योरी तो 2-3 नंबर का हद करके आना है, लेकिन प्रैक्टिकल तो बेटा बहुत सारा आना है। तो अगर मैं आपके साथ वीडियो में थ्योरी को लेके बात करूंगा तो बच्चे फिर तो आप बोर होने हैं पक्का पक्का, और इतनी लंबी थ्योरी की बात आपसे करेगा कौन। हाँ, मैं उतनी रेलिवेंट थ्योरी आपको जरूर पढ़ाऊंगा जो आपको क्वेश्चंस करने में हेल्पफुल होगी, और जितना आपको नॉलेज इन चीजों की होनी चाहिए वेल डूइंग क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक। ठीक है बच्चे, तो बहुत ज्यादा डीप थ्योरी में नहीं जाऊंगा मैं, थोड़ा थोड़ा सा आपको सब कुछ बताऊंगा, और फिर बेटर अप्रोच करेंगे टॉपिक के साथ। So we are starting with a very important topic today, that is company accounting. कंपनी अकाउंटिंग, और टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स। बेटा, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, जब चैप्टर का नाम शुरू हुआ और मैंने सबसे पहले लिखा कंपनी अकाउंटिंग, तो आपको यह बात तो समझ में आ गई कि इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग जो करेंगे वो कंपनी की करेंगे। और अब से पहले जब हम पढ़ते थे, पार्टनरशिप पढ़ते थे, तो वहां अकाउंटिंग किसकी होती थी? पार्टनरशिप की। सर, क्या पार्टनरशिप और कंपनी अलग अलग होती हैं? बेटा, आप लोगों ने 11th क्लास में बिजनेस में भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप अलग है, कंपनी अलग है। तो सर, हमें कैसे पता चलेगा कोई बिजनेस कंपनी है या पार्टनरशिप है? कंपनी भी तो पार्टनरशिप में हो सकती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में घूमते रहते हैं। बेटा, सब पता चलेगा। कोई बिजनेस कंपनी या नहीं है। मैंने एक बच्चा बैठा है मेरा फहीम, मैंने पूछा फहीम कंपनी किसको कहते हैं भाई? फहीम कह रहा है सर, जो बड़ी सी होती है, जहां बहुत सारा काम होता है, जहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसे कंपनी बोलते हैं। मैंने कहा नहीं फहीम, आप गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं। कंपनी तो 1% की भी खुल जाती है, 1% कंपनी। तो कंपनी क्या है सर फिर? कोई भी बिजनेस, ध्यान से सुनना, कोई भी बिजनेस कंपनी होता है अगर वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होता है। अगर वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, और रजिस्टर्ड होते ही कंपनी के नाम से, बिजनेस के नाम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बिजनेस कंपनी है या नहीं है, क्योंकि उसके नाम के साथ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ऐसा वर्ड आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस कंपनी कब है? जब उसके नाम के साथ क्या लग रहा हो? लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। और सर, ये नाम कब मिलते हैं? लिमिटेड कब लगता है? बेटा, जब आप अपने बिजनेस को कंपनी एक्ट में, ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाकर रजिस्टर्ड कराते हैं कि सर हम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और उन्हें बताते हैं अपने बारे में आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो वो सब चीजों को पढ़कर आपके बिजनेस को रजिस्टर्ड करते हैं कंपनीज एक्ट में, तब आपका बिजनेस कंपनी बन जाए। तो कंपनी क्या है? कंपनी कोई भी बिजनेस है। कंपनी कोई भी बिजनेस है जो क्या हुआ है? कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ है। अरे सर, आज कंपनी पता चल गया। हम तो यही सोचते थे बहुत बड़ा सा बिजनेस होता होगा, आपने तो हमें दिखाई दिया कंपनी क्या है। तो कंपनी क्या होती है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जुडिशियल पर्सन which is registered, which is registered under Companies Act, under Companies Act 2013, 2013, or any other previous act, any other previous act। तो कोई भी बिजनेस कंपनी होता है जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हुआ है। कंपनीज एक्ट 2013 में। सर, क्या 2013 से पहले कंपनी नहीं थी? मैंने बोला बेटा आपको, मैंने बोला। और एनी अदर प्रीवियस एक्ट, या इससे पिछले एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ। इससे पहले 1956 चलता था,
इससे पहले कौन सा चलता था? 1956। और कंपनी तो उससे पहले भी होती थी, तो उससे पहले भी एक्ट चला करते थे। तो कोई भी बिजनेस, देखो मैंने क्या बताया, कंपनी आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल कृत्रिम, दिखती नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज किसने देखा है भाई? किसी ने भी नहीं देखा। एसबीआई देखा है किसी ने? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक बच्चा कह रहा सर मैंने देखा यहाँ दिलशाद कॉलोनी में। बेटा बैंक को तो बिल्डिंग देखी आपने, ऐसा ना रे भाई एसबीआई घूम रहा था आज तो बाहर एसबीआई देखा घूमते हुए, ऐसे थोड़ी है। वो तो आपने बिल्डिंग देखी, आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, आपने कभी किसी एसबीआई पर्सन को नहीं देखा। तो ये आर्टिफिशियल होता है फर्म का नाम। जुडिशियल, कंपनी बनी किससे? कंपनी बनी किससे? कंपनी लॉ से बनी है, कंपनी को कानून ने बनाया, लॉ ने बनाया है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जुडिशियल पर्सन है, जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ है। अब कंपनी एक्ट चाहे 2013 हो, चाहे उससे पिछले वाला एक्ट हो, वो कोई भी हो सकता है। कंपनी समझ में आता है आपको? सर आ गया, बिल्कुल आ गया। फीचर्स ऑफ कंपनी, तो फीचर्स ऑफ कंपनी अच्छे से समझेंगे, सिर्फ हेडिंग्स में बात करूंगा मैं आपसे। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसे बोलते हैं पृथक वैधानिक अस्तित्व। आपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्लास 11th में। एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता था कि कंपनी, बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी, और जो भी बिजनेस के डिसीजन होते हैं वो बिजनेस के हिसाब से ले जाते हैं, ना कि मालिक के हिसाब से। मालिक का काम बिजनेस में पैसे लगाने का होता है, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, और बिजनेस का काम उसके पैसे लौटाना होता है। ठीक है, इसीलिए वो दोनों डेटर क्रेडिटर की तरह होते हैं, और इसी वजह से हम कैपिटल बोलते हैं कि बिजनेस की लायबिलिटी होती है, क्योंकि मालिक को वापस करनी है। क्लियर है बात? तो ये भी सेम बता रहा है कि कंपनी एंड इट्स मेंबर, कंपनी एंड इट्स मेंबर आर डिस्टिंक्ट, एक दूसरे से अलग अलग हैं। मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ाता आपको, अगर मैं थ्योरी पे बात करता ना, मैं आपको सपोर्टिव केस बताता, सालोमेन एंड कंपनी, और इसके एक्सेप्शन नहीं बताता। दिनशो मानिक जी का केस था, डैमलर टी टायर लिमिटेड का, क्योंकि मैंने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है बच्चे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, सीए उसमें कंपनी लॉ पढ़ा था, तो मैं इनको बहुत डीप से जानता हूं। लेकिन आपके अभी काम का नहीं है तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज अननेसेसरीली क्लास बहुत लंबी चली जाएगी और आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चे? तो सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरी बात बेटा, परपेचुअल सुएजन, परपेचुअल सुएजन, मेंबर में कम, मेंबर में गो, कंपनी विल गो फॉर एवर। ये कह रही है कि कोई कंपनी कभी बंद नहीं होती, मेंबर आते रहते हैं, मेंबर जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहती है। नो कंपनी गोज ऑन लिक्विडेशन नॉर्मली, कोई कंपनी बंद नहीं होती है। तो इसमें एक ही बात हम बोलेंगे, मेंबर में गो और मेंबर में कम। बट कंपनी goes on forever, मेंबर आते हैं, मेंबर जाते हैं, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहती हैं। ठीक है सर। कॉमन सील, कॉमन सील होते हैं कंपनी के सिग्नेचर। कॉमन सील क्या होते हैं? कंपनी के सिग्नेचर। ये कंपनी की स्टैंप होती है, ठप्पा बोलते हैं, ठप्पा। आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर अगर कंपनी से डील करते हैं तो ये स्टैंप एफिक्स होनी चाहिए, तभी तो प्रूफ होगा कि आपने ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ करी है। तो कॉमन सील आर द स्टेप। फोर्थ, लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है। सर लिमिटेड कैसे होती है? अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म में हैं, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म में हैं और आपको बिजनेस को पैसे की जरूरत है, तो बेटा आपको अपने घर से भी लाना पड़ता है। आपने पढ़ा था अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, दैट मींस द पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर कैन आल्सो बी यूज्ड टू पे ऑफ फर्म्स लायबिलिटी। आपने पढ़ा था ऐसा, आपने बिल्कुल पढ़ा था ऐसा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। एक शेयर होल्डर जो कंपनी का मालिक है, वो जानता है कि मुझे 100 रुपए का शेयर है तो मुझे 100 रुपए ही देने होंगे। तो यहां पर जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है।
डन है इतनी बात? बेटा मैं ज्यादा फीचर्स की बात नहीं कर रहा हूं, आपके लिए अभी ये 4 बहुत है, क्योंकि डीपली जाने की जरूरत नहीं है आपको। अब हम बात कर रहे हैं आपके साथ टाइप्स ऑफ कंपनी की। टाइप्स ऑफ कंपनी, 2-3 पॉइंट, बस बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं करूंगा, 2-3 पॉइंट की बात करूंगा, मैं मुद्दे पर आऊंगा बेटा, मुझे इतना टाइम नहीं है ना, इतना बड़ा वीडियो हम थ्योरी में बना देंगे। 2 तरह की कंपनी होती हैं, प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी। हाँ सर ये तो पक्की बात है, कैसे पहचानते हो सर आप इन्हें? बेटा प्राइवेट कंपनी अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाती है और पब्लिक कंपनी केवल लिमिटेड लगाती है। अरे सर आज समझ में आ गया, ये तो हमारे डीएलएफ में ना थोड़ा सा आगे जाते हैं यहां से तो पाशा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, नाम पढ़ते ही पता चल गया प्राइवेट कंपनी। और रिलायंस इंडिया लिमिटेड कर लो दुनिया मुट्ठी में, रिलायंस इंडिया लिमिटेड वो कैसी कंपनी है? वो पब्लिक कंपनी। वो कैसी है? वो पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर होते हैं वो कम से कम 2 और मैक्सिमम 200, इंक्लूडिंग पास्ट प्रेजेंट, ये बातें हम बाद में कर लेंगे, अभी इनका कोई काम नहीं है। और यहां पर मिनिमम होते हैं 7 और मैक्सिमम की तो देखो जी कोई लिमिट रखी नहीं इन्होंने कि भैया कितने भी बनाओ आप मालिक लोग हैं, बढ़ाओ अपनी कैपिटल। इसमें डायरेक्टर होते हैं जी 2 और इसमें डायरेक्टर होते हैं जी 3। इनकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है, मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 1 लाख और इनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 5। ठीक है, इनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल है 5। अगली बात सुनते हैं इसके बाद नेक्स्ट। इसमें क्या होता है? प्रोस्पेक्टस इज नॉट नेसेसरी। इनके लिए प्रोस्पेक्टस नेसेसरी नहीं है, लेकिन इनके लिए इज मैंडेटरी या नेसेसरी है। सर ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? बच्चे प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होते हैं कंपनी से जुड़ी हुई। जब कंपनी सिक्योरिटीज शेयर वगैरह मार्केट में इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू लोगों को जानकारी देती है भाई हम कौन है, हम क्या क्या शेयर दे रहे हैं, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हम क्या क्या काम करते हैं, और सब लोगों को बताती है। अब एक बात ध्यान से सुनो, इसका नाम क्या है? प्राइवेट कंपनी। इसका नाम क्या है? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी मतलब प्राइवेट, निजी, ये तो लोगों को शेयर देगी नहीं भाई। पब्लिक कंपनी का मतलब पब्लिक, लोगों के लिए। तो पब्लिक कंपनी मार्केट में करती है शेयर इशू, पब्लिक कंपनी मार्केट में करती है शेयर इशू, लेकिन प्राइवेट कंपनी मार्केट में शेयर इशू नहीं करती है। तो जब ये मार्केट में शेयर इशू करती ही नहीं है तो इनको प्रोस्पेक्टस देना किसको? कोई जरूरत नहीं है। हाँ ये प्रोस्पेक्टस देंगे, इन्हें लोगों को बताना पड़ेगा। लोगों को कैसे पता चलेगा भाई कौन कंपनी कैसे काम कैसे क्या कर रही है? तो सब तो बताना पड़ेगा आपको। डन है बात ये? हाँ जी सर डन है। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, यहां पर कैन बी ट्रांसफर, शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं। तो आपको अब एक चीज और पता चल गई है कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कैसे कैसे डिफरेंसेस हैं। ये बात ओके है बच्चे? ओके है सर, आगे बढ़ सकता हूं मैं? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अच्छी चीजों के साथ में। सब कुछ अच्छा ही है बेटा कंपनी में, बुरा कुछ है ही नहीं, क्या करूं, बहुत अच्छी यूनिट है ये कंपनी आपकी। चलिए चेक करेंगे नेक्स्ट। अब आप लोगों को एक बात यहां से कंफर्म हो गई है कि कंपनी जब भी शेयर इशू करेगी, जब भी आपके बुक में क्वेश्चन आएंगे तो वो किसके आएंगे? वो लिमिटेड कंपनी के आएंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर। और प्राइवेट कंपनी नॉर्मली लोगों को शेयर इशू नहीं करती है, उनके तो अपने ही ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। अब आप ध्यान देंगे क्योंकि हम बात करने वाले पब्लिक कंपनी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही जब आपका इशू ऑफ शेयर है तो आपको पता होनी चाहिए बातें। अब आपने क्या देखा, मैं आरओसी के पास गया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास गया, मैंने कहा सर मैं कंपनी खोलना चाहता हूं और मिनिमम पेड अप कैपिटल मुझे इतनी रखनी है। 5 लाख तो आपने पढ़ी, 5 लाख तो होनी चाहिए कम से कम एक पब्लिक कंपनी की। ठीक है, और मैं आरओसी के पास गया, आरओसी बोला भाई कितनी कैपिटल रखना चाहते हो फर्म की? मैं सर 10 लाख रुपए से स्टार्ट करना चाहते हैं, 10 लाख रुपए की कैपिटल रखेंगे मैक्सिमम, 10 लाख रुपए की। ओहो 10 लाख रुपए के लिए मैं गया कंपनी के पास,
मैंने सर इतना चाहता हूं। कंपनी ने कहा जाओ काम करो, परमिशन है। कंपनी ने कहा जाओ काम करो, परमिशन है। इसे बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? ऑथोराइज्ड। जिस अमाउंट की, जिस चीज की हमें आरओसी ने परमिशन दे दी, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, क्या होता है, अब आप खुद बताओ, ये 10 लाख रुपए क्या कंपनी में एक ही बंदा लगा देता है? कोई नई कंपनी, निशांत ने नई कंपनी खोली, 10 लाख रुपए मार्केट से इकट्ठे कर रहे हैं। मैंने फहीम को बोला भाई 5 लाख लगाइए मेरी कंपनी में, कह रहा है भैया जाओ, आप तो डुबवा दोगे, आपकी कंपनी में कौन पैसा लगाएगा? मुझे तो वो जानता नहीं है। मैं अंबानी होता, अगर मैं अंबानी होता तो फहीम तो 5 की जगह 10 में लगाता, फिर थोड़ी दिक्कत थी। कहेगा बड़े बिजनेसमैन है, इनका अनुभव तो बहुत तगड़ा है, फिर दिक्कत नहीं थी। लेकिन निशांत की कंपनी में पैसा लगाते हुए सोचे गए। तो मुझे भी पता है लोग ऐसे नहीं देंगे, इतना पैसा पे नहीं होता। तो मैंने क्या किया, अपनी इस कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। मान लेते हैं मैंने इसके ना 100 रुपए वाले टुकड़े बना दिए, 100 रुपए के हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो पता है क्या हुआ फिर? ये फिर 10,000 टुकड़े बन गए, 10,000 शेयर्स बन गए, 10,000 शेयर्स। तो शेयर क्या है? शेयर क्या होता है? कंपनी की कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा शेयर होता है। क्योंकि कंपनी को पता है बड़ा अमाउंट कोई लगाएगा नहीं, तो वो अपनी कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और उसको शेयर बोलते हैं। फिर मेरे ऐसे गरीब आदमी अपनी औकात के हिसाब से पैसा लगाते हैं। अब अगर मेरे पास 20,000 रुपए हैं तो मैं भी कहूंगा कंपनी से कि भैया आपका शेयर 100 रुपए का है ना, तो आप मुझे दे दो 200 शेयर, क्योंकि 20,000 रुपए मेरे पास है तो 200 शेयर्स मैं भी खरीद सकता हूं। तो फिर इस तरह से लोग कंपनी के शेयर्स परचेज करते। तो आपको क्या पता चला? आपको पता चला शेयर्स। तो शेयर क्या है? शेयर है कंपनी की कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा। तो हम शेयर लिखेंगे पहले, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो शेयर अगर आपसे कोई पूछे, बेटा शेयर को हिंदी में तो हिस्सा ही बोलते हैं, अंश, पार्ट। तो शेयर क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल। शेयर क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल। कंपनी की कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा शेयर होता है। ठीक है, शेयर दो तरह के होते हैं ना, हमने 11th में पढ़े थे। हाँ जी, हाँ जी। एक होते हैं इक्विटी शेयर, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। एक होते हैं इक्विटी शेयर और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। सर इक्विटी कैसे होता है, प्रेफरेंस कैसे होते हैं? ध्यान देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं, इन्हें समझने के लिए इन्हें समझ लो, ये अपने आप समझ में आ जाएंगे। सर ऐसे कैसे? प्रेफरेंस का मतलब पूर्व अधिकार, पहले राइट इनका है। सर किस चीज पे राइट की बात कर रहे हैं? राइट टू गेट डिविडेंड, राइट टू गेट डिविडेंड। कल को जब प्रॉफिट बटेगा तो पहले प्रेफरेंस को मिलेगा। और दूसरा राइट टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कल को जब पैसे मिलेंगे, कल को जब पैसे मिलेंगे तो पहले प्रेफरेंस वालों के वापस होते हैं, इक्विटी वालों के बाद में दिए जाते हैं। ओहो सर तो पूरे मजे तो प्रेफरेंस वाले ले रहे हैं? नहीं जी नहीं, गलत बात हो गई। पूरे मजे नहीं, थोड़े से मजे ले रहे हैं, क्योंकि ये फिक्स रिटर्न सीख करते हैं ना, तो इनको राइट डिविडेंड पहले मिलेगा, कैपिटल पहले मिलेगी। लेकिन कंपनी का मालिक कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी की मीटिंग कौन कराएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी का डिसीजन कौन लेगा? इक्विटी शेयर होल्डर। और बड़ा प्रॉफिट आया, अंधा प्रॉफिट, तो अंधा प्रॉफिट किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। उनका तो फिक्स्ड होता है, उन्हें नहीं मिलता अंधा प्रॉफिट। तो भैया मालिक तो मालिक ही होता है, थोड़े से रिस्क तो लेगा लेकिन मालिक वाला मजा तो लेगा। तो इसकी बात अलग है। ठीक है, फिर भी मैंने आपको डिफरेंस बताया। आपसे कोई पूछता है कि प्रेफरेंस शेयर क्या है, आप बोल देना सर इनके पास दो राइट होते हैं, प्रेफरेंस राइट होते हैं। पहला डिविडेंड इनको मिलता है उनसे पहले, और कल को जब पैसे वापस होंगे तो पहले किसके मिलेंगे? प्रेफरेंस शेयर के मिलेंगे, इक्विटी से पहले। मैं आपको चाहूं तो भी इसके टाइप से बता सकता हूं प्रेफरेंस शेयर के, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल। लेकिन मैं भी ये बातें नहीं करूंगा क्योंकि इनका कोई काम क्वेश्चन से लिंक नहीं है। ये हम थ्योरी का वन शॉट वीडियो एग्जाम के टाइम पर 100% बनाएंगे, जिसमें आपके सामने पीडीएफ होगी और मैं सब फटाफट ताबड़तोड़ नंदकिशोर पढ़ाता चला जाऊंगा आपको। तो वो बातें हम बाद में करें, अभी नहीं करें। अभी हम आगे की बात करें। सर क्लास में मजा नहीं आया, आज तो मजा आ रहा है शेयर्स में। बेटा मजा तो आएगा ही, देखो अभी और मजे की तरफ हम जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल की बात करने वाले हैं आपसे। तो टाइप्स ऑफ कैपिटल,
सर कैपिटल के भी टाइप होते हैं कंपनी में, हमने तो कैपिटल बस यही सुना था, कैपिटल जो पैसा बिजनेस में लगाया। हाँ जी बेटा, कंपनी में टाइप्स हैं। सबसे पहला है ऑथोराइज्ड कैपिटल। सर कोई और नाम? रजिस्टर्ड कैपिटल, और नाम नॉमिनल कैपिटल, कोई और नाम नहीं बच्चे, इतने बहुत है, और नाम कैसे हो जाएगा? तो तीन नाम है, ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। क्या होती है? द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ कंपनी, द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ कंपनी, ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है, बाय विच a company is registered with ROC, जिससे कंपनी ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में रजिस्टर्ड हुई है। बहुत अच्छी बात लिखूंगा मैं यहां, नो कंपनी कैन इशू शेयर्स मोर देन 8, कोई भी कंपनी ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा के शेयर्स इशू नहीं कर सकती। सेकंड, ऑथोराइज के बाद होती है इशूड कैपिटल। क्या आपको लगता है कि कंपनी हमेशा अपने सारे शेयर इशू करती है? क्या आपको लगता है कंपनी हमेशा अपने सारे शेयर इशू करती होगी? क्या पता कुछ बचा लेती होगी, बीच बीच में इशू करती होगी? तो जितना पार्ट, जैसे आपके यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल पिछले क्वेश्चन में भी कितनी थी, 10,000 शेयर्स में थी, 100 रुपए वाले। तो क्या पता कंपनी ने लोगों से भी 8,000 शेयर्स पे ही पैसा मंगवाया हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ऐसा भी हो सकता है। तो जितना मार्केट में कंपनी ने इशू किया, जितना मार्केट में कंपनी ने इशू किया, उसे हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल क्या है? द पार्ट ऑफ authorized capital which is issued by the company time to time, जो कंपनी समय समय पर इशू करती है। हाँ सर समझ में आ गया। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल सर ये क्या होती है? मेरे प्यारे बच्चों, अगर कंपनी ने यहां 8,000 शेयर्स के लिए मार्केट में एप्लीकेशन भेजी, तो हो सकता है ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें। क्या पता 9,000 लोगों के लिए एप्लीकेशन आ जाए, और क्या पता पूरी भी ना आ पाए, 7 ही रह जाएं। तो दोनों बातें संभव है, ज्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकती हैं। तो एप्लीकेशन टेकन अप या सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर ली हैं, उसे हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। यहां दो सिचुएशन पॉसिबल हैं, तो लेट मी टेल यू। सबसे पहले है ओवर सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन। और दूसरा है अंडर सब्सक्रिप्शन, दूसरा क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन। सर ये क्या होते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है बेटा? जब एप्लीकेशन रिसीव्ड होता है मेरा ये, जब एप्लीकेशन रिसीव ज्यादा हो एप्लीकेशन इनवाइटेड से, जब एप्लीकेशन रिसीव ज्यादा हो एप्लीकेशन इनवाइटेड से। और ये कब होता है? जब एप्लीकेशन रिसीव्ड कम हो एप्लीकेशन इनवाइटेड, तो इसे हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ओहो सर ये बात तो ठीक है। और यहां एक नॉलेज के और बताता हूं, अंडर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को आना चाहिए। हर एक कंपनी ये चाहती है कि 90% तो टोटल एप्लीकेशन जो भी आपने इशू करी हैं उनका 90% तो आना चाहिए, अगर कंपनी आगे प्रोसीड करना चाहती है। नहीं तो एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है, उसमें मंगाओ, नहीं तो वापस करना पड़ता है पैसा। थ्योरी पे पहुंच जाएगा, वापस नहीं करना बात अभी। लेकिन ध्यान रहे बात कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम से कम 90% का होना जरूरी होता है। ठीक है सर, हमें तीनों बातें आपके समझ में आई हैं। हम 4th पॉइंट के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं सर। क्या बेटा? सब्सक्राइब के बाद होता है बेटा कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है?
बच्चे जितना पैसा आपने शेयर होल्डर से मंगा लिया, कंपनी अपने शेयर के पैसे को एक साथ भी मंगाती है और टुकड़ों में भी मंगाती, इंस्टॉलमेंट। मान लो 100 रुपए का शेयर है, 100 के 100 साथ मंगा लिए, या फिर हो सकता है 20 पहली किस्त में, 30 दूसरी किस्त में, फिर 20 जब कंपनी को जरूरत हो, एज एंड व्हेन रिक्वायर के केस में कंपनी ऐसा कर सकती है। तो शेयर का कितना पैसा कंपनी ने लोगों से मांग लिया, दैट इज कॉल्ड अप। आपको प्रैक्टिकल में बेटर समझ में आएगी ये बात। बाकी कॉल्ड अप क्या होता है, शेयर का कितना पैसा कंपनी ने लोगों से मांग लिया। मान लो 10,000 शेयर थे 100 रुपए वाले, कंपनी ने 70 तो मंगा लिए, अभी 30 नहीं मांगे, 30 करके बाद में मांगे, जरूरत नहीं, तो 70 कॉल्ड अप हो जाए। आप देखेंगे प्रैक्टिकल में बेटर बताऊंगा। तो कॉल्ड अप क्या है, अमाउंट ड्यू फॉर पेमेंट फ्रॉम शेयर होल्डर। शेयर होल्डर से जो भी अमाउंट पेमेंट के लिए ड्यू है वो हम कॉल्ड अप। अब आता है पेड अप कैपिटल। सर ये क्या होता है, कुछ शेयर होल्डर कभी कभी नालायक भी होते हैं बेचारे, कभी कभी मजबूर भी हो जाते हैं जब उनके पास पैसे नहीं होते देने के, तो जो भी उनसे मिला है, जो भी उनसे मिला है उसे हम बोलते हैं पेड अप, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर। जो मांगा वो कॉल्ड अप और जो उन्होंने दे दिया वो पेड अप। हो सकता है सारा ही दे दिया हो, लेकिन यूजुअली समझा देता हूं मैं आपको। जो पेड अप कैपिटल होती है वो जो भी मैंने कॉल्ड अप किया है और जो उन्होंने नहीं दिया, यानी उसमें से माइनस करते हैं, कॉल्स इन एरियर। ये बात आपको प्रैक्टिकल में पता चलेगी, और अगर आप स्कूल वगैरह में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं तो आप इस वर्ड के बारे में जानते भी होंगे कि कॉल इन एरर क्या होता है। ठीक है बच्चे, तो लास्ट आ गई ना जी, रिजर्व कैपिटल। थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजर्व कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ कंपनी, अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ कंपनी, कंपनी की अनकॉल्ड कैपिटल है, विच इज कॉल्ड, विच इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जो कंपनी वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन बंद होते टाइम ही मांगती है, कंपनी अपनी कुछ कैपिटल का हिस्सा बचाकर रख सकती है, दैट मे बी कॉल्ड बाय द कंपनी ऑन द वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन। आपको समझ में आ गई है ये बात, बेटर समझ में आई होंगी, चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ धीरे धीरे। लीजिए चेक करिए, पहले शेयर कैन बी इशूड, शेयर को इशू किया जा सकता है एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो शेयर पार पर इशू हो सकते हैं, शेयर प्रीमियम पर इशू हो सकते हैं, और शेयर डिस्काउंट पर भी इशू हो सकते हैं। यानी पार पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर कैसे भी इशू हो सकते हैं। सर क्या कहना चाह रहे हो आप, ये पार वार तो समझ ही नहीं आ रहा है। मैं बताता हूं, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट इट फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू, जब शेयर को इसकी नॉमिनल वैल्यू पर इशू किया जाता है, जब शेयर को इसकी नॉमिनल वैल्यू पर इशू किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर इशूड एट पार। ठीक है, इसे बोलते हैं शेयर इशूड एट पार। तो कैसे, 100 रुपए का शेयर है और आपने मार्केट में 100 में ही लोगों को दे दिया, तो इसका मतलब है कंपनी अपना शेयर पार पर इशू कर रही है एट फेस वैल्यू। तो सर प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम व्हेन कंपनी इशूज शेयर्स मोर देन द फेस वैल्यू, जब कंपनी शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू करती है, देन एक्सेस अमाउंट इज प्रीमियम, एक्सेस अमाउंट इज
प्रीमियम यानी कि एक तरह का प्रॉफिट है कंपनी। इट इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बोलते थे, अभी भी बोल सकते हो लेकिन ऐसे भी यूज कर सकते हो, इस साल रिकमेंडेड है। ठीक है, ध्यान देंगे जरा थोड़ा सा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो थोड़ा बता ही दूं इसके बारे में और बेटर, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन थ्योरी का बनेगा, लेकिन अभी रीजनिंग पे बात नहीं करूंगा बेटा, बस बताऊंगा कि क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे सेक्शन 52 और सब सेक्शन 2, सेक्शन 52 तो सेक्शन का नाम है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कहां कहां इसे आप यूज कर सकते हैं? टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर, कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम को बोनस शेयर देने के लिए यूज कर सकते हैं। टू बाय बैक ऑफ इट्स ऑन शेयर, कंपनी अपने शेयर को बाय बैक कर सकती है। टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर, इसके लिए यूज कर सकती है। टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बेटा मेरी सिक्स सेंस कहती है कि एक वन मार्कर तो 100% है इसमें, 100%। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, और क्या पता ये पूरा 3 नंबर में ही पूछ ले, तो ये भी कोई आपके लिए सरप्राइज नहीं होगा अगर एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी दो बातें हो गई, शेयर प्रीमियम पर इश्यू कर दिया, शेयर पार पर इश्यू कर दिया। नाउ शेयर इश्यूड अ डिस्काउंट। ओहो, व्हेन शेयर्स आर इशूड लेस देन बुक वैल्यू, तो प्रीमियम मैंने भी पढ़ाया था ना आपको, तो 100 का शेयर अगर आपने 110 में दे दिया हो तो 10 रुपए प्रीमियम थे। अब डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? 100 का शेयर आपने किसी को 90 में दे दिया, लेकिन 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 सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट्स, कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट्स कि कोई भी कंपनी शेयर डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती है। अभी कोई भी कंपनी शेयर डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती है, एज पर द सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट कोई भी कंपनी शेयर डिस्काउंट पर इश्यू नहीं करेगी। तो आपके सामने 3 बातें आई, शेयर पार पर इश्यू हो सकता है, 100 रुपए का शेयर 100 में दे दिया, शेयर प्रीमियम पर इश्यू हो सकता है, 100 का शेयर 110 में दे दिया। सर ये प्रीमियम पे कब होगा? बेटा मेरे शेयर की मार्केट में डिमांड है, खूब खरीदने आ रहे हैं लोग मेरा शेयर, तो क्या मैं अपने शेयर को महंगा नहीं कर सकता? मैंने कहा भाई ऐसा है 110 में दूंगा, लेना है तो ले ले, मेरे पास तो बहुत बंदे। अरे जब आपको पता है इसकी कंपनी ग्रो कर रही है, कल को डिविडेंड बढ़िया मिलेंगे, तो आप क्यों नहीं खरीदेंगे प्रीमियम पर? आप कहोगे ठीक है तो दे 5 रुपए महंगा चाहिए, कल को प्रॉफिट तो अच्छा मिलेगा। तो कंपनी कॉन्फिडेंट कंपनी जिनकी मार्केट में वैल्यूज अच्छी होती हैं, वो शेयर प्रीमियम पर भी इशू करती हैं। डन है बात? और डिस्काउंट एट प्रेजेंट कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती। तो आपके सामने 3 बातें आ गई हैं। होपफुली यू आर एंजॉयिंग द सेशन विद मी, क्योंकि मैं बोर अभी तक तो नहीं कर रहा हूं आपको। ठीक है, और जब मुझे लगेगा ना क्लास लंबी हो गई है, मुझे पता है क्लास लंबी हो चुकी होगी, 30 मिनट पार हो गया होगा, लेकिन मुझे अभी भी कुछ बताना है तो मैं बता के ही जाऊंगा। तो आप फोकस करेंगे नेक्स्ट चीज पर। अमाउंट ऑफ शेयर कैन बी कॉल्ड, शेयर का पैसा मांगा जा सकता है इन लंप सम,
लंप सम और इन इंस्टॉलमेंट। तो शेयर का पैसा एक साथ भी मांगा जा सकता है और किश्तों में भी मांगा। अगर लंप सम में मांगा गया है, लंप सम में मांगा गया है, इसका मतलब है इन सिंगल पेमेंट, इन सिंगल पेमेंट। और अगर किश्तों पे मांगा गया है तो बहुत सारी किश्त हो सकती हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, लेकिन किश्तों के नाम क्या हैं? सबसे पहली पेमेंट जो बोली जाती है उसे हम एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। सबसे पहली पेमेंट किस नाम से जानी जाती है? एप्लीकेशन के नाम से। और दूसरी पेमेंट किस नाम से जानी जाती है? अलॉटमेंट के नाम से। और उसके बाद हम जाते हैं कॉल्स पर। फिर क्या चलती है? कॉल। कॉल भी डिपेंड करता है कितनी है, क्या पता एक ही कॉल है तो उसे ही बोल देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्या पता बहुत सारी कॉल हैं उसे हम बोलेंगे सेकंड, और अगर थर्ड भी है तो थर्ड। इस तरह से हम वहां पर साथ में फाइनल कॉल बोल देंगे। तो कॉल कितनी हो सकती है ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे पैसा मांगे। ओके है इतनी बात? ठीक है। सिंगल पेमेंट मतलब लमसम। अगर आप सिंगल पेमेंट में करते हैं, अगर आप पैसा एक साथ मांगते हैं तो आप एक ही एंट्री करेंगे केवल एप्लीकेशन की। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा वो आप लिखना, देखो आप लिखना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है या प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट है। मैं शेयर ही लिखूंगा हमेशा, मैं इक्विटी वर्ड यूज नहीं करूंगा, इक्विटी आप खुद से यूज कर। ये किस चीज की एंट्री बताई सर आपने? ये मैंने बीइंग बताया, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। आप यहां पर आपने एप्लीकेशन मनी को रिसीव कर, ठीक है बच्चे। तो ये पहली एंट्री आपने करी है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने की। सर इसमें अमाउंट कैसे लिखते हैं? जितनी भी एप्लीकेशन आपके पास आई हैं, जितनी भी एप्लीकेशन आपके पास रिसीव्ड हुई हैं और जो आपने प्रोसीड मांगी है, और जो आपने प्रोसीड मांगी है। सर प्रोसीड का मतलब क्या है आपका? यहां पर प्रोसीड आपकी 100 रुपए भी हो सकती है, 110 भी हो सकती है। प्रीमियम पे कराए तो 110 है और पार पे कराए तो 100 हो सकती है। तो जितना भी आपने एप्लीकेशन आपके पास आई है और जो आपने प्रोसीड मांगी है। सर अगली एंट्री, एप्लीकेशन मनी जो होती है इसे ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। इसे कहां ट्रांसफर करते हैं? शेयर कैपिटल। सर उसकी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अगर प्रीमियम था तो एसपीआर भी लिखेंगे। मैं एक ही बार में लिख रहा हूं सब कुछ, मैं एक ही बार में लिखूंगा सब, और क्वेश्चन में बताऊंगा आपको मैं क्या पढ़ा रहा था। अगर फालतू आई है एप्लीकेशन तो बैंक भी यूज करेंगे, फालतू आई है तो बैंक भी यूज करेंगे। तो ठीक है, बस बता देना आप। यहां पर आप ये सेम अमाउंट चिपका देना एज इट इज। यहां पर जो आपको चाहिए थी हम उन्हें लिख लेंगे। यहां पर आप जितनी आपको चाहिए थी उनका प्रीमियम, और अगर हमारे पास फालतू एप्लीकेशन आ गई तो हम उनको भगा देंगे यहां से और उनके पैसे वापस कर। सर ठीक है, ये बात हमें समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी। आप क्वेश्चन बताएंगे तो हम बेटर समझ, एंट्री भी बताऊंगा लॉजिक क्या है इनके पीछे। एक बार मैं इनकी एंट्री लिख दूं सामने, फिर हम बातें करेंगे आपके साथ। लो जी, अगर क्वेश्चन मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में चला जाता है, अगर आपका क्वेश्चन मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में चला जाता है तो सबसे पहली किस्त तो आपको भी पता है, सबसे पहले आपने किया एप्लीकेशन को रिसीव्ड। उसकी एंट्री आपने क्या करी? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब मैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों नहीं लिखूंगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा था ना, दोनों साथ में लिखा था, यहां पे देखो ये रहा। अब मैं दोनों नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि ये सब अलग अलग है। वहां तो वही एप्लीकेशन आई, वही अलॉट कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अगली एंट्री, फिर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे, मनी को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल। तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर कुछ फालतू आया, चलो नहीं, ये बातें मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, अभी आप सीधे सीधे पढ़ो अच्छे बच्चों की तरह, इजी इजी पढ़ते, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन,
इसके बाद आप जाओगे अलॉटमेंट मांगने कि लाओ भाई लाओ, जो जो शेयर वाले अलॉटमेंट दे दो। एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चे, फिर आपके बंदे आपको पैसे देंगे, आपको अलॉटमेंट मिलेगा। आप क्या बोलोगे, भाई पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। कहां से आ गया, अलॉटमेंट वालों से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इस तरह से। सर फिर इसके बाद कॉल्स की एंट्री होंगी क्या? हाँ जी, सेम एंट्री कॉल की। शेयर फर्स्ट कॉल या फिर सेकंड कॉल या फिर कोई सी भी कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब रिसीव होगी तो बैंक डेबिट टू डैश कॉल, फर्स्ट कॉल या फिर कोई सी भी कॉल जो भी है। अब ध्यान से सुनना मेरे, जब अलॉटमेंट ड्यू करा तो अलॉटमेंट टू कैपिटल, जब कॉल ड्यू करा तो कॉल टू कैपिटल, जब अलॉटमेंट रिसीव किया तो बैंक टू अलॉटमेंट, जब कॉल रिसीव किया तो बैंक टू कॉल। नाम बदला ना, जब एप्लीकेशन करे तो एप्लीकेशन टू कैपिटल, जब एप्लीकेशन रिसीव करी तो बैंक टू एप्लीकेशन। अब तुम्हारे मन में बात आनी चाहिए एक यहां पर, और आनी चाहिए, जरूर आनी चाहिए, कि सर आपने यहां पहले ड्यू किया फिर रिसीव किया, यहां पहले ड्यू किया फिर रिसीव किया, लेकिन यहां पहले रिसीव किया और फिर ट्रांसफर या ड्यू किया, ऐसा क्यों किया? प्यारे बच्चों, आप मुझे बताओ, अगर मैं मार्केट में वैकेंसी निकाल रहा हूं 10,000 वैकेंसी, कि भैया ऐसा है दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल भर्ती हो रहे हैं, 10,000 वैकेंसी आ रही है, और हर बच्चे को फॉर्म के साथ में 100 रुपए का एनवलप लगाना है या डीडी लगाना है। क्या मुझे पता है कितने फॉर्म भरे जाएंगे? कितने लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। अगर एक वैकेंसी आती है 10,000 वैकेंसी, तो कई लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो कंपनी को पता नहीं होता कि उनके पास कितनी एप्लीकेशन के पैसे आएंगे। अलॉट 10 ही करने हैं, भर्ती 10 को ही देनी है, लेकिन पता तो नहीं था ना। तो जो ये एप्लीकेशन कंपनी के पास आ जाती हैं, कंपनी सबसे पहले पैसे उठाती है। जैसे मैंने आज 10,000 शेयर मार्केट में इशू कर दिए, मैंने कहा ऐसा है भाई जिसको खरीदने 2-2 रुपए रख के भेज दो शुरू में, और मेरे पास इतने सारे एनवलप आए, मैंने खोल के देखा इतने इतने, चेक करा भाई बहुत सारा पैसा। कंपनी को लेने कितने? अलॉट तो 10 को ही करेगी ना, तो पहले कंपनी रिसीव करती है, फिर अलॉट 10 को ही करती है। फालतू पैसे का जो करेगी मैं सिखाऊंगा, वो आपको नहीं सोचना अभी। अलॉट 10 को ही करती है। उसके बाद जिन 10 को कंपनी ने शेयर अलॉट करे, उनसे पैसे मांगने जाएगी कि लाओ भाई पैसे दे दो। जब मैं उनसे पैसे मांगूंगा, फहीम मेरा शेयर होल्डर बैठा है सामने, मैंने कहा लाओ फहीम भाई अलॉटमेंट के पैसे दो, तो जैसे मैंने इससे पैसे मांगे मेरा डेटर बन गया। और डेटर डेबिट होते हैं, डेटर एसेट्स है, डेबिट होते हैं, शेयर अलॉटमेंट डेबिट। और जब इसकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ने पर क्रेडिट होती है, और कल को फहीम आएगा कि लो भैया पैसे लो। अब जब पैसे आए तो पैसा आया, बैंक डेबिट और डेटर कम, तो बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सिमिलर कॉल मांगने गया, फिर से डेटर बना और फिर कॉल दे गया। अब बच्चे कह रहे होंगे सर अगर फहीम भैया पैसे ना दें तो क्या होगा? बेटा फहीम भैया पैसे नहीं देंगे, घर से उठा लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी, ऐसी टेंशन थोड़ी ना लेनी हमें। लेकिन इसका भी ट्रीटमेंट है अकाउंटेंसी में, अगर पैसे नहीं देंगे तो क्या होगा, वो करेंगे बात अभी हम, पैसे नहीं देंगे तो। फिलहाल आपके सामने एंट्रीज हैं, आपने बेटर नोट किया होगा, और मैं अभी आपके साथ एग्जीक्यूट करूंगा लंप सम वाले क्वेश्चंस को। मैंने एंट्री को थोड़ा सा खिसका के कॉर्नर में कर दिया है, क्योंकि बेटा मुझे यूज करना है, तो मैं आपको समझाऊंगा। तो इलस्ट्रेशन 1 आज का एग्जाम्पल नंबर 1। हमारा बेटा पेन ना टूट गया है, और दूसरा पेन आएगा तब तक ये स्क्रीन को होल्ड करेगा, तो थोड़ा सा दिक्कत हमें हो रही है, इसलिए तो चेक करेंगे हम। एक्स लिमिटेड हैविंग ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख, मैंने लाख को ऐसे लिख दिया 10 लाख, डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। एक्स लिमिटेड है जिनकी ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपए है, 100 रुपए वाले शेयर में डिवाइड है। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 8,000 शेयर्स, ऑल अमाउंट इज पेबल इन लंप सम।
एप्लीकेशन were received and allotted give entries। सर क्या आप खुद एग्जाम्पल बना देते हो ये सारे? बेटा खुद नहीं बनाऊंगा तो आपको समझा कैसे पाऊंगा? मैं तो यही चाहता हूं कि आपको सब बहुत बढ़िया से समझ में आए। या तो सब कुछ खुद बनाया हुआ है बच्चे, सब कुछ खुद बनाया आपके लिए, आप बस खुद बन जाओ, हम तो वैसे ही कर देते हैं सब कुछ। चेक करते हैं चलो। कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल है 10 लाख रुपया, जो कितने वाले शेयर में डिवाइड है? 100 रुपए वाले में। साइड में बता दो थोड़ा सा। 10 लाख रुपए की कैपिटल है और 100 रुपए वाले शेयर में डिवाइड है। इसका मतलब कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच है। ओके सर। कंपनी ने इनवाइट करी एप्लीकेशन, क्वेश्चन शुरू है यहां से। कंपनी ने इनवाइट करी एप्लीकेशन 8,000 शेयर्स के लिए, 8,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट करी, और ऑल अमाउंट इज पेबल इन लमसम। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी को सारा पैसा लंप सम में चाहिए, एक ही किश्त में चाहिए। कर सकते हैं? हाँ तो कर सकते हैं ना। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, कंपनी के पास एप्लीकेशन आई और कंपनी ने उनको अलॉट किया। आप जनरल एंट्री करिए। सर बस 2 एंट्री करेंगे ना, लमसम है ना? हाँ जी बेटा बिल्कुल करेंगे। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर 8,000 शेयर थे और 100 रुपए आए होंगे। हाँ जी, 8,000 पर 100 रुपए आए होंगे। तो फॉर योर सिंप्लिसिटी मैं आपको बता देता हूं कि इस तरह से 8 लाख रुपए आए हैं। हाँ जी सर, वी आर बेटर क्लियर विद द एंट्री। नाउ नेक्स्ट, दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर ये बात तो ठीक है, क्या सर एसपीआर आएगा? बेटा ध्यान से समझना, मैं स्क्रीन होल्ड कर देता हूं, भाग रहा है छोड़ के मुझे। एसपीआर आएगा क्या? सर आपने तो क्वेश्चन में प्रीमियम लिखा ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, नहीं लिखा ना, तो क्यों आएगा भाई? नहीं आएगा एसपीआर। क्या बैंक आएगा? बेटा बैंक आता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, जब आप रिजेक्ट करते हैं एप्लीकेशन, बैंक तब आता है। तो बैंक भी क्यों आएगा? बैंक भी क्यों आएगा? सर फिर तो हो गया क्वेश्चन, फिर तो यहां भी मैं 8 लाख लिख दूं। एग्जैक्टली बेटा एग्जैक्टली लिख दो, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं आपके लिए। क्यों करना है आपको परेशान? आप सीधा सीधा तो लिख सकते हैं इसको। आती मेरी बात समझ में? हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आई। सर अगर थोड़ा चेंज होता, कैसा चेंज होता? ध्यान देंगे मैं क्या बदल रहा हूं। मैं यहां से लाइन बदलूंगा, ये वाली लाइन, और मैं इस लाइन को अब चेंज कर रहा हूं। बेटा देखो बहुत अच्छे से समझना है, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, आई एम गिविंग माई मैक्सिमम एफर्ट्स, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो अगर लास्ट लाइन ये यहां पर ये होती, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 7,500 शेयर्स। अरे सर ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। एक बच्चा तुरंत बोला सर ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, ये तो कम आई है एप्लीकेशन। हाँ तो बस मजबूर हूं मैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आई ही 7,500 है, मैंने तो 8,000 इशू करी थी, लोगों को मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा, उन्होंने 7,500 के लिए पैसे भेज दिए, 7.5 लाख रुपए आए। मैं से तो कुछ कर नहीं सकता। बस तो सर एंट्री तो सेम रहेगी ना? बेटा बिल्कुल सेम रहेगी, जो आपके मन में सब आ रहा है ना वो बिल्कुल जेन्युइन है। 7.5 और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो शेयर कैपिटल 7.5 लाख। होपफुली एंजॉइंग द सेशन अगेन, मजा आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट केस थोड़ा सा चेंज। सर कितने केसेस बदल सकते हैं आप? बेटा मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, आप देखो आप क्या कर सकते हैं। लो मैं इस लाइन को यहां से हटा के और थोड़ा बेटर यूज, लो जी, ये मैंने तीसरा केस चेंज किया। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 9,000 शेयर।
and these were allotted on pro rata basis। एप्लीकेशन 9000 शेयर्स के लिए आई और इनको प्रोराटा के बेस पर अलॉट किया। सर अब क्या हो गया बेटा, अब तो ज्यादा आ गई, आपने तो 8000 मांगी थी और आपके पास आ गई 9000, तो अब थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ा आपको। अब आप 1000 आपको भगाना पड़ेगा। आप कैसे ले सकते हैं, जब आपको 8000 ही चाहिए थे तो आप कैसे ले सकते हैं फालतू? तो आपको अब पैसे वापस करने पड़ेंगे और टू बैंक वाली लाइन यूज करनी पड़ेगी। सर हम कर सकते हैं एंट्री, बेटा आप सब कुछ कर सकते हो। तो बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने से? 9000 आई हैं, 100 रुपया आए हैं। मैंने बोला था ना, जो रिसीव्ड हुई है और जो प्रोसीड है। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू टू सर बैंक। लो जी लो, अब आपने खुद ही बता दिया मुझे बैंक। तो 9000 पर 100 सर चाहिए थे, 9000 पे 100 आ गए, 8 पर 100 लेने चाहिए थे, रिक्वायर्ड और 1000 के 100 को सर नमस्ते कर दिया, भगा दिया, बोल दिया भाई साहब माफ कर देना, हम तो पूरे ले चुके, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो आपने एक लमसम का एक बेहतरीन केस किया जिसमें मैंने आपको अलग अलग केसेस बताए। सर अगर इन पे प्रीमियम होता तो? बेटा लास्ट केस लेंगे आज का, मुझे पता है वीडियो बना के आसपास पहुंचने वाली होगी, तो लास्ट केस लेंगे इसको, फिर अगली वीडियो फिर से लाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। लीजिए जी लास्ट केस आज का, क्वेश्चन समझेंगे मेरे साथ और मैं लिख रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन बेटा इशूड से ही कर देता हूं। एक्स लिमिटेड इशूड 8000 कितना ना, 8000 शेयर्स at rupees 100 each at 10% प्रीमियम। ओहो सर प्रीमियम आ गया इसमें तो। ऑल अमाउंट इज पेबल इन लंप, सारा पैसा कंपनी लंपसम में पे करेगी। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड एंड अलॉटेड, कंपनी को एप्लीकेशन मिल भी गई, उनको अलॉट कर दिया गया। गिव एंट्रीज इफ, 3 केस बनाऊंगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 8000, अगर 8000 शेयर ही आते हैं तो क्या होता? एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 7500 शेयर तो क्या होता? और एप्लीकेशन रिसीव फॉर 9000 शेयर तो क्या होता? उतना सब्सक्रिप्शन भी ले लिया, अंडर भी कर दिया, ओवर भी कर दिया, तीनों केसेस आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, चेक करेंगे। पहला केस, केस 1, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉट, कितने से? सर कितने से क्या, 8000 शेयर है। हाँ इस बार 110 आए हैं सर आपके पास। मैंने कहा कैसे कैसे, बताओ बताओ। तो आपने कहा सर 100 रुपए का शेयर था, 10% प्रीमियम था, तो 10 रुपीज का प्रीमियम हुआ। 100 रुपए का शेयर, 10% का प्रीमियम, तो 110 हो गया ना? हाँ सर हो गया। फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू एसपी। ठीक है, तो 8000 इंटू 110, 8000 इंटू 100 और भैया 10 का आपका, तो यहां पे मैं 880 लिख सकता था। तो 880, 8 लाख शेयर के और 80,000 प्रीमियम के। ठीक है बच्चे, अरे सर आप कराएंगे और ठीक ना हो, अंडर सब्सक्रिप्शन में नहीं कराऊंगा। जहां 8000 है वहां पर 7500 लिख देना, क्योंकि अंडर में चेंजेस नहीं आते, आपको पता है ना, इजी होता है। मैं ओवर का थर्ड केस कराऊंगा, ओवर का। जब आपके पास 9000 आ गए तो बैंक डेबिट
तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, आपके पास कितने आ गए थे? 9000 ने 110 बेच दिए, 9000 ने 110, यानी कि 9,90,000। और कंपनी को लेने कितने हैं? थोड़ा ध्यान से समझें इस एंट्री को, यही सबसे अच्छी एंट्री है। तो शेयर कैपिटल एसपी, और कुछ को भगाएगी कंपनी, वापस करेगी पैसे। तो यहां मैंने बोला सेम अमाउंट 9000 पे 110। यहां जितने चाहिए थे उनकी फेस वैल्यू, यहां जितने चाहिए था उनका प्रीमियम, यहां जिनको भगा दिया 110 रुपए उनके वापस, प्रोसीड वापस। आप अमाउंट चेक करेंगे तो यही आएगा। That's all about the lump sum cases बच्चे। हमारा lump sum आज खत्म हो गया है। अगली वीडियो इससे भी बड़ी आने वाली है शेयर्स की, तो स्टे वेटेड, बहुत जल्दी आएगी। मीट यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय।